गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है कंटिन्यू 3 मई तक। देखते हैं आगे सरकार क्या करती है, सरकार की मंशा क्या है आगे। चलो, हमें तो अपना काम करना है, सरकार अपना काम कर रही है, हमें अपना काम कर रहे हैं। अभी घर में रहना है और सुरक्षित रहना है फिलहाल। तो पहले 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं 12th क्लास की पार्टनरशिप की, जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक्स हमने डाले हुए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप की मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो हम लोगों ने जब बनाया तो सेकंड वीडियो के अंदर पार्टनरशिप डीड का क्या डेफिनेशन है, रूल्स कौन से फॉलो होते हैं पार्टनरशिप डीड में, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, वो सब हमने पढ़े हैं अच्छे से। और उसके बाद हमने फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, 2 मेथड बताए थे मैंने सेकंड वीडियो में। उसके प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड, उसको डिफाइन किया हुआ है। तो उसी को कंटिन्यू में रखते हुए आगे तीसरा वीडियो आज हम जारी कर रहे हैं अपना। और जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने हेडिंग लगाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस अमंग दी पार्टनर्स। मेन साझेदारों के मध्य लाभ और हानि का बंटवारा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने 11th क्लास में जो अकाउंटेंसी पढ़ी है, जो हमने अकाउंटिंग की है, वो हमने की है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि एकल व्यवसाय की। जब एक अकेला व्यक्ति अपना दुकानदार यानी कि अपनी दुकान चलाता है, तो जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने अपना प्रॉफिट निकाला है एंड में। और प्रॉफिट निकालने का हमारा सीक्वेंस क्या रहा था, हमने ट्रायल बैलेंस को देख के अपना ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट बनाई थी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। तो ये 11th क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था जब, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला था या मान लो ग्रॉस लॉस भी मिला था। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया पी&एल अकाउंट के अंदर। फिर पी&एल अकाउंट से हमने हमारे शॉप के जितने भी एक्सपेंसिव हैं वो सारे हमने क्या किए, वहाँ से माइनस कर दिए। और लास्ट में माइनस करने के बाद हमें जो चीज मिली थी वो हमें मिली थी नेट प्रॉफिट। यहां हमारा नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 11th क्लास में हमने यहाँ प्रॉफिट निकाला था। देखिए, अब हमें प्रॉफिट दोबारा नहीं निकालना, दोबारा फाइंड आउट नहीं करना उस प्रॉफिट को हम 11th क्लास में निकाल चुके हैं। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाना है, यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट हमने निकाला है, इस नेट प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, अमंग दी पार्टनर्स। देखिए, अब हमें ये सब काम दोबारा नहीं करना, ये काम तो हम कर चुके हैं 11th क्लास के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम जो अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता। ये हम बना चुके हैं 11th क्लास के अंदर, ये हमें दोबारा नहीं बनाना। बट इसके बनाने के बाद पी&एल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट हमें मिला है, इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद हम इस प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी कि बंटवारा करेंगे साझेदारों के मध्य। देखो, लास्ट क्लास से पहले हमने क्या किया था, एक एग्रीमेंट हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट्स का। अब एग्रीमेंट के अंदर जो चीज मेंशन की हुई है पार्टनर्स के बीच में, किस पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, तो एक्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, वाई को कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट रिटर्न हुआ है तो रिटर्न पार्टनरशिप में अगर 60-40 का रेशो है, 60-40 के रेशो में। और अगर एग्रीमेंट ओरल ही हुआ है, फिर तो सोचने की आपको आवश्यकता ही नहीं, फिर तो आपस में 50-50 का क्या रहेगा, इनके बीच में रेशो रहेगा। तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि इस अकाउंट का एक दूसरा नाम भी क्या बन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये क्या होता है, बंटवारा, लाभों का बंटवारा। अब लाभों का बंटवारा तो कब होगा, जब लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का बंटवारा कब होगा, जब प्रॉफिट होगा फर्म। तो प्रॉफिट तो हमें निकाल के मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट
दिया गया होगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, और अगर हमें लॉस मिलेगा, मान लो पी एंड अकाउंट से आया ही लॉस है, फिर हम लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के बीच में, यानी कि हम लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर्स के बीच में। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा, और नेट प्रॉफिट कब मिलता है हमें? जब हम फर्म के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, हमें उसके बाद क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कि इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन और भी एक्सपेंसेस आए थे, डेप्रिसिएशन आया था, सैलरी आई थी, वो सब माइनस करने के बाद ही हमें क्या मिला था? नेट प्रॉफिट मिला था। तो अब नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो नेट प्रॉफिट का पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हमें ये चीज देखनी है कि पार्टनर्स को कहीं एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, हमने बात की थी ना एग्रीमेंट में एक चीज हमने मेंशन की थी कि किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन पे मिल सकता है, उसे सैलरी भी मिल सकती है, या उसके ड्रॉइंग्स के ऊपर उससे इंटरेस्ट फर्म चार्ज भी कर सकती है। तो वो सब चीजें हमें मेंशन करनी पड़ेगी अगर एग्रीमेंट में दी हुई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि जो नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले क्या फर्म का कोई एम्प्लॉय है जिसको हमने सैलरी ना दी हो, क्या वो अभी तक पेंडिंग है या नहीं है, या फिर हमने फर्म का जो हमारा जो ऑफिस है उसका रेंट हमने भी पे किया है कि नहीं किया, या हमने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया है कि नहीं किया। लोन देखो हम बैंक से भी लेते हैं और पार्टनर से भी लोन लेते हैं। तो इस तरीके की अगर कुछ एडजस्टमेंट अगर पेंडिंग है तो पहले वो एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी? वो तो पी एंड एल अकाउंट से ही जाएगी। ये अकाउंट हमें इस साल बनाना नहीं है, बट अगर आपको कुछ ऐसी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी हुई है जो कि आती ही पी एंड एल अकाउंट के अंदर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो नहीं आएगी, तो फिर उसके लिए आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का फंडा सिंपल सा है, आपको नेट प्रॉफिट दिया गया होगा तो नेट प्रॉफिट आपने यहाँ मेंशन करना है। फिर जो भी चीजें पेंडिंग है लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन, ये सब चीजें आपको यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी। देखिए ये अकाउंट जो है ये चार्जेबल अकाउंट होता है। चार्जेबल का मीनिंग समझते हैं ना? कंपल्सरी एक्सपेंसेस हमेशा पी एंड एल अकाउंट में से माइनस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सपोज कीजिए आप बिजनेस कर रहे हो, आपके जो एम्प्लॉइज हैं अभी एम्प्लॉइज है तो वो सैलरी लेंगे कि नहीं लेंगे? सैलरी तो लेंगे ना। वो आप उन्हें ये बात कह सकते हो कि इस बार तो प्रॉफिट कम हुआ, आप सैलरी मत लीजिए या सैलरी कम ले लीजिए, नहीं लेंगे ना, वैसा ऐसा नहीं करेंगे। तो वो कंपल्सरी है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो सैलरी अगर पेंडिंग है तो वो आपको यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से रेंट की बात अगर हम करें, ऑफिस जहाँ पे आपका ऑफिस है, आपकी शॉप है, उसका रेंट अगर आपका बिजनेस चाहे उतना प्रॉफिट गेन नहीं कर रहा, क्या उसका रेंट आप जो रेंट है, अब रेंट अगर आपके ओनर जो आपका जो ऑफिस है जहाँ आपने रेंट पे जो लिया हुआ है, अगर उसका आपको इस साल का मान लो प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ, तो क्या आप उसे ये बात बोल सकते हैं कि नहीं हमारा प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ, आप रेंट छोड़ दीजिए? नहीं है पॉसिबल ना, वो तो रेंट आपसे लेगा। तो उसी तरीके से जो चार्जेबल एक्सपेंसेस, जो कंपल्सरी खर्चे होते हैं, वो हमेशा पी एंड एल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही माइनस किए जाएंगे। चाहे वो बैंक का लोन हो, चाहे वो पार्टनर्स का लोन हो, चाहे वो फर्म की किसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन ही क्यों ना लग रहा हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा एसेट्स अगर आपने यूज किए तो। सेकेंडली रेंट है, या मैनेजर आपने जो अपॉइंट किया हुआ है उसका कमीशन भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो सेल टारगेट के ऊपर अपॉइंट किया था, उसने तो सेल कर दिया गुड्स आपका। अब आपके गुड्स सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ, उससे उसे क्या मतलब है? तो ये सब चीजें के चार्जेबल है। तो चार्जेबल एक्सपेंसेस ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही चार्ज किए जाते हैं। ये कंपल्सरी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। आप ये 3 एक्सपेंसेस कंपल्सरी मान सकते हैं। वैसे तो सारे कंपल्सरी होते हैं जो चार्जेबल हैं, जो पे एंड अकाउंट से माइनस होते हैं, बट ये 3 आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, रेंट हुआ और मैनेजर कमीशन हुआ। इन 3 में से अगर कोई भी अगर आपको एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है तो आपको पहले पे एंड एल अकाउंट से उसे चार्ज करना है, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उससे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब यही होता है ना कि सारे एकदम खर्चे वर्चे सब माइनस कर दिए, उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट बचा है। फिर इस नेट प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर, और बाय में लिखेंगे बाय पी एंड एल, बाय नेट प्रॉफिट। अब यहां से क्या करना है, हमें इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि 50,000 रुपए का अगर प्रॉफिट फर्म को हुआ था, नेट प्रॉफिट हुआ था, तो ये 50,000 रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि बंटवारा होगा। लेकिन अब अगर एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन की हुई थी कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा, किसी पार्टनर को सैलरी पे की जाएगी,
किसी पार्टनर्स को कमीशन भी पे किया जा सकता है, और पार्टनर्स ने जो पर्सनल विड्रॉल के लिए अमाउंट निकाली थी उस पे उनसे क्या होगा, इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है। तो ये सब चीजें पहले हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, पहले इन सब चीजों की हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत ही सिंपल सा काम है, ये आपको नहीं बनाना। ये 12th अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप में बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये आपको बना के दिया हुआ है पहले से 11वीं क्लास में। आपको नेट प्रॉफिट आपको दिया गया होगा, इस नेट प्रॉफिट का आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बस डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले आपने ये चीज देखनी है, क्या कोई ऐसी आइटम या कोई ऐसा एक्सपेंसेस तो नहीं आ गया जो कि आना ही पेइंग अकाउंट में चाहिए था। तो पहले हम उसे पेइंग अकाउंट से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। फिर जो प्योर प्रॉफिट बचेगा उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट कह लीजिए या फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट कह लीजिए, वहां पे हम उसे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे अगर कोई पार्टनर है, दो पार्टनर है जैसे एक्स और वाई, उन्होंने बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 2 लाख और 1 लाख। अब इस कैपिटल के ऊपर अगर उन्हें इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट, अब देखो ये फर्म का अकाउंट है, टीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका अकाउंट होता है, ये फर्म का अकाउंट है। तो फर्म के लिए जो इनकम है वो फर्म के लिए क्रेडिट है, और जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है वो फर्म के लिए डेबिट है। तो अब अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उनकी कैपिटल के ऊपर, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि फर्म के लिए वो चीज क्या है, वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, लेकिन वो एक्सपेंसेस किसे दिया जा रहा है, वो पार्टनर्स को दिया जा रहा है। तो फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, सपोज कीजिए यहाँ पे 5000 है और यहाँ पे भी 5000 है, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो किसी भी पार्टनर को सैलरी पे करनी है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि एक्स सैलरी भी लेगा तो उसे सैलरी दे देंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे 5000 सैलरी आ गई, वाई कमीशन लेगा तो वाई का कमीशन आ जाएगा मान लीजिए 5000। फिर फर्म ने ये एक्सपोज किया कि हम अपने प्रॉफिट्स का क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे 10%, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका हम 10% क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। तो है तो वो भी प्रॉफिट का पार्ट ही रिजर्व, तो उसे वो रिजर्व भी कर रहे हैं, तो 10% यानी कि 5000 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 50,000 का 10% 5000। अब जो भी प्रॉफिट बचा है यानी कि 25,000 तो खर्च हो गए, 50 में से तो बचे कितने, 25, वो फिर हम एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे प्रॉफिट्स का। अब 25,000 डिस्ट्रीब्यूशन में ला रहे हैं, अगर रेशियो उनके बीच में इक्वल है तो फिर 12,500 और 12,500, ये 25,000 का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया तो, और अगर किसी पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया है उसके ड्राइंग्स के ऊपर, तो वो फर्म के लिए इनकम है तो फर्म उसे अपने क्रेडिट साइड में मेंशन करेगी। सपोज कीजिए यहाँ पे 5,000 आ रहा है, यहाँ पे 5,000 आ रहा है, तो फिर फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000 और बढ़ गया तो 60,000। तो यहाँ पे फिर डिवाइडेशन कितने का होगा, 35,000 का हो जाएगा डिवाइडेशन। यहाँ पे 17,000। ठीक है, बहुत सिंपल सा अकाउंट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पार्टनर्स के बीच में क्या करना है, प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि बंटवारा खाता। अब इसमें नेट प्रॉफिट मेंशन करना है सबसे पहले आपने, और नेट प्रॉफिट मेंशन करने से पहले आपने ये चीज देखनी है, क्या कोई एक्सपेंसेस ऐसा तो नहीं आ गया जो कि है ही चार्जेबल। तो ये चार्जेबल कैटेगरी वाले एक्सपेंसेस है, ये P&L अकाउंट से चार्ज किए जाएंगे। आफ्टर दैट ये नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे हमें मिल जाएगा। फिर इस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देंगे। अब अगर किसी पार्टनर्स ने कोई इंटरेस्ट लेना है या देना है, अगर इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, और अगर पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो फर्म के लिए इनकम है तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसी तरीके से सैलरी, इसी तरीके से कमीशंस या रिजर्व अगर बनाए हैं तो रिजर्व। फिर लास्ट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, जो भी उनके बीच में रेशियो रहेगा, या फिर वो इक्वल हो या फिर वो अलग अलग हो। अब देखिए एक चीज और बताऊं यहाँ पे आपको, मैं यहाँ तो है कंपल्सरी कि सैलरी देनी थी आपने एम्प्लॉइज को, आपने वो सैलरी नहीं दी तो आप सैलरी पे करेंगे एम्प्लॉइज को। 5,000 अगर मान लो वो पेंडिंग है तो ये चार्जेबल है, क्योंकि एम्प्लॉइज तो सैलरी लेगा, आपको प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ उससे तो मैटर नहीं करता। बट अगर किसी पार्टनर्स को आपने सैलरी देने के बाद किसी एग्रीमेंट के अंदर, और अब पार्टनर अगर आपसे सैलरी मांग रहा है बट आपके फर्म को इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ कि आप उसे सैलरी पे कर पाओ, तो फिर आप क्या उसे सैलरी दोगे? नहीं, आप उसे सैलरी नहीं दोगे, क्योंकि वो तो पार्टनर से फर्म का ओनर है, वो तो कुछ समझ सकता है इस बात को कि फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो सैलरी कैसे मिल जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ पे 50,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है, अब हमें क्या करना है,
डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब वो सैलरी मांग रहा है, सैलरी की अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए सैलरी की जो अमाउंट है, प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपए का। अब अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी भी पे करनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है, बट इनकी जो अमाउंट है वो इतनी लार्जर है कि वो प्रॉफिट से ज्यादा है, तो प्रॉफिट से जब ज्यादा अगर एक्सपेंसेस होंगे तो क्या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा प्रॉफिट्स के अंदर पार्टनर्स को? नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो पार्टनर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर। एग्रीमेंट में जो भी रेशियो दिया गया होगा उस रेशियो में पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सैलरी की अगर बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि जो प्रॉफिट है वो फर्म को हुआ है 25,000। अब 25,000 का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे पार्टनर्स को सैलरी पे करनी है, दोनों को मिला के 5,000 प्लस 5,000 यानी कि 10,000। तो ये 10,000 की सैलरी तो आप पार्टनर्स को पे कर सकते हो क्योंकि आपके पास प्रॉफिट पड़ा है 25,000। तो ये 10,000 की सैलरी यहाँ से देने के बाद जो 15,000 का प्रॉफिट लेफ्ट रहेगा वो हम पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी रेशियो उनके बीच में एग्रीमेंट में रिटर्न में लिखा गया होगा। अब एक बात सोचिए, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को हमने देना है और इसकी अमाउंट भी अगर मान लीजिए 15,000 है, तो फिर 10,000 सैलरी, 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 25,000 दोनों की अमाउंट होगी। तो 25,000 ही यहाँ पे हमारे पूरे हो गए, तो पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। कुछ लेफ्ट ही नहीं है बैलेंस हमारे पास, तो डिस्ट्रीब्यूशन किससे करेंगे? तो ये भी एक टाइप से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही कहा जाएगा। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है ये हमारा आज का। हमने पार्टनर्स के बीच में क्या करना है, लाभों का बंटवारा करना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है, बाय में नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं, और अगर लॉस है तो टू में नेट लॉस, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। अब फर्म की जो इनकम है, फर्म को जो इनकम होने वाली है पार्टनर से, तो वो क्रेडिट साइड में, और वो इनकम कौन से टाइप की होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की होगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम निकालना सेकंड वीडियो में सीख चुके हैं। एक्स और वाई इन दोनों से जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो फर्म के लिए क्या है, वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, दोनों का टोटल यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट भी कौन सा, रिटर्न, क्योंकि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि एग्रीमेंट अगर रिटर्न होगा तभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा, तभी उनको सैलरी पे की जाएगी, और तभी किसी पार्टनर्स को उसका कमीशन दिया जाएगा अगर एग्रीमेंट में ऐसा मेंशन किया हुआ है। और रिजर्व अगर कुछ बनाने का उन्होंने सोचा हुआ है, एग्रीमेंट के टाइम में मेंशन की है ये चीज, तो रिजर्व बनाया जाएगा। अगर एग्रीमेंट ही उनके बीच में ओरल हुआ है, फिर अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड करता है या सैलरी की डिमांड करता है या कमीशन की डिमांड करता है, तो वो डिमांड उसकी डिनाई कर दी जाएगी, उसे मना कर दिया जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट में तो ये चीज मेंशन की ही नहीं हुई थी। और जब ओरल एग्रीमेंट हो तो हमने बात की थी सेकंड वीडियो में कि हमें 5 रूल मेन तौर पे याद रखने हैं कि नो मतलब किसी भी पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा, और ना ही किसी पार्टनर से उसके इंटरेस्ट पे कोई ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो अगर एग्रीमेंट ओरल है तो ये सब चीजें पार्टनर्स को नहीं मिलेगी, और एग्रीमेंट अगर रिटर्न है तो रिटर्न एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज इसमें लिखी हुई है वो उसको देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि उतना प्रॉफिट भी होना चाहिए। अब अगर एग्रीमेंट में देखें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी पार्टनर्स को, लेकिन प्रॉफिट ही इतने हमारे लार्जर अमाउंट में नहीं है कि हम ये दोनों चीज दे पाएंगे। लेकिन ये चीज कंपलसरी लिखी हुई है कि कंपलसरी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या फिर सैलरी देना कंपलसरी है। तो जब कंपलसरी वर्ड आ जाएगा तो फिर वो किसकी बात करेगा, चार्जेबल की बात करेगा, यानी कि पार्टनर्स के लिए भी क्या है ये एक्सपेंसेस चार्जेबल माने जाएंगे। फिर चार्जेबल है तो फिर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी ही करेगी, और फर्म को फिर चाहे लॉस भी क्यों ना हो जाए।
क्योंकि चार्जेबल की जब कंडीशंस आती है तो फिर चार्जेबल का मतलब ये माना जाता है कि कंपल्सरी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, और कंपल्सरी एक्सपेंसेस हमेशा पे किए ही जाते हैं, फर्म को चाहे प्रॉफिट हो, फर्म चाहे लॉस में जा रही हो। अब देखिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लास्ट में मैंने नीचे नीचे लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट। तो ये एक्स और वाई के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने। फॉर एग्जांपल 35,000 का प्रॉफिट हुआ था इक्वल रेशियो में, तो 17,500 17,500, तो 17,500 और 17,500 रुपए की अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। लेकिन मैंने हेडिंग क्या दी है इसे, टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट ये क्या चीज है, ये पार्टनर्स के या तो कैपिटल अकाउंट है या पार्टनर्स के करंट अकाउंट है तो क्या है, लेकिन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जा रहा है, कहां जाएगा, या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा। और अगर फर्म को लॉस हुआ है तो लॉस फिर डिवाइड किए जाएंगे, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, तो फिर वो डिवाइड का होंगे क्रेडिट वाली साइड में, तो फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। लॉस भी या तो कैपिटल अकाउंट से चार्ज किए जाएंगे या फिर करंट अकाउंट से चार्ज किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा टॉपिक है पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस एक चीज ध्यान में रखें कि पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय आपको नेट प्रॉफिट जो चाहिए वो नेट प्रॉफिट सभी एक्सपेंसेस चार्जेबल होने के बाद ही होना चाहिए। और चार्जेबल एक्सपेंसेस को जो पे एंड अकाउंट में मेंशन करते थे 11th क्लास में वही होते हैं चार्जेबल। फॉर एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन लोन्स, रेंट, मैनेजर कमीशन, डेप्रिसिएशंस, एम्प्लॉइज की सैलरी, ये सब चीजें क्या है, चार्जेबल है। ये चार्जेबल चीजें हटाने के बाद ही नेट प्रॉफिट कहां चला जाएगा, पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर हम पार्टनर्स के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि पार्टनर्स को हमने क्या क्या एग्रीमेंट में लिखा है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, ड्रॉइंग्स है, इन सब चीजों के बारे में हमें मेंशन करना पड़ेगा। ये सब चीजें मेंशन करने के बाद अगर प्रॉफिट रिमेनिंग है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके रेशो के अंदर, और रेशो एग्रीमेंट में मेंशन किया गया होगा। अगर रिटन एग्रीमेंट है तो जितना भी मेंशन किया हुआ है 3:2:5:3 उसके अकॉर्डिंग, और एग्रीमेंट ही ओरल है फिर सोचने की आप आवश्यकता ही नहीं, फिर तो इक्वल रेशो के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से और समझिए, इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो। कई बार क्या होता है कि आप पिक्चर पहली बार देखते हैं तो जरूरी नहीं कि उस समय समझ में आ जाए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं समझने के लिए। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी इस टॉपिक के रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे ओपन किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट से रिलेटेड कैसे इस अकाउंट को ओपन किया जाता है। और पिछले क्लासों के काफ़ी अच्छे रिव्यूज हैं आप सभी के। एक बच्चे के भी कमेंट थे कि एग्रीमेंट की क्या ड्यूरेशन होती है, तो पीयूष ने मुझसे एक क्वेश्चन पुट किया था, पीयूष रस्तोगी। एग्रीमेंट की ड्यूरेशन उतनी ही होती है जितनी पार्टनर्स आपस में डिस्कस करते हैं एग्रीमेंट करते समय। मैंने आपको बताया था साझेदारी के टाइप, पार्टनरशिप के टाइप्स के बारे में, कि अगर X और Y जब ये पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप अगर किसी स्पेशल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो जब तक स्पेशल पर्पस पूरा नहीं होता तब तक एग्रीमेंट की ड्यूरेशन है। स्पेशल पर्पस पूरा हो गया, पार्टनरशिप खत्म, तो एग्रीमेंट भी खत्म। या फिर जब इन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, बस बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया पार्टनरशिप के अंदर और एग्रीमेंट किया हुआ है इन्होंने, तो एग्रीमेंट कब तक चलेगा, उसकी ड्यूरेशन कब तक है, जब तक वो बिजनेस कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। जैसे ही वो आपस में एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप तोड़ेंगे वैसे ही उनके बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट का भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो होप सो पीयूष को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप सभी इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।